इन्वेस्टिगेशन जो फायर इंसिडेंट के बाद जनरली हम करते हैं तो उसमें जनरली जो 90% ऑफ द टाइम्स जो हमें कॉज मिलता है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ही होता है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने घरों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी कराएं, आप एनुअली चेक करें, मंथली चेक करें कि क्या हमारी जो वायरिंग है क्या उसकी इंसुलेशन ठीक है या वो ब्रेक हुई है। अगर वो ब्रेक हुई है देन इट्स वेरी डेंजर। हमारी रेजिडेंशियल के लिए तो एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती अभी के लिए, लेकिन जितने भी बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स आती है, होटल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, सब के लिए जो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, हमें एज अ शहरी हमारी भी जिम्मेवारियाँ है। अगर हम फायर टेंडर को रास्ता देंगे, हम फायर सर्विस के काम में दखल नहीं देंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो और हम बात कर रहे हैं इस वक्त आकिब हुसैन मीर साहब जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं फायर एंड एमरजेंसी सर्विस कश्मीर श्रीनगर। आकिब साहब, मुसलसल आग की वारदातें हो रही हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके पास क्या डेटा है कि इस रवां साल में कितने इंसिडेंट्स हुए हैं। अगर हम इस साल की बात करेंगे, जो फायर स्टैटिस्टिक्स हमारे पास है, करीबन 2200 के आसपास फायर इंसिडेंट्स हैं अप टू नवंबर, जो कि अगर हम पिछले सालों के कंपैरिजन में देखें काफ़ी कम है। जैसे पिछले सालों में फायर इंसिडेंट्स 2600 भी हुए हैं, 2800 भी हुए हैं, 3500 तक भी गए हैं। तो ये फायर इंसिडेंट्स काफ़ी कम हैं। अगर हम डेथ्स या कैजुअलिटीज़ देखेंगे तो 50 से ज़्यादा डेथ्स या कैजुअलिटीज़ होती थी, लेकिन इस साल का जो फिगर है वो डेथ्स या कैजुअलिटीज़ का वो भी 25 से कम है। इसका जो क्रेडिट मैं मानता हूँ कि हमारे जो डायरेक्टर हैं श्री आलोक कुमार सर, लास्ट ईयर जब उन्होंने डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था, उसी टाइम पे उन्होंने एक डायरेक्शन इशू की हम कमांड ऑफिसर्स को कि हम फ्रीक्वेंसी ऑफ फायर अवेयरनेस प्रोग्राम इंक्रीज़ करेंगे। और जब हमने वो फ्रीक्वेंसी उनकी बढ़ाई स्कूल्स में, हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स में, तो मैं समझता हूँ कि हमने करीबन हज़ारों की तादाद में फ़ायर अवेयरनेस प्रोग्राम कराए हैं और हमारे काफ़ी सारे प्रोग्राम्स अभी भी जो है वो पाइपलाइन में हैं, वो इन शेड्यूल है। तो मैं समझता हूँ उन अवेयरनेस प्रोग्राम्स में, चूँकि एक अवेयरनेस लोगों में जाना बहुत ज़रूरी है फ़ायर के हवाले से, तो उसमें हम फ़ायर प्रिवेंटिव मेजर्स के बारे में बताते हैं, लाइफ सेफ्टी के मेजर्स बताते हैं, या फायर प्रोटेक्टिव मेजर्स के बारे में बताते हैं, या इसी तरह हम उनको ट्रेनिंग भी देते हैं कि हर किसी शहरी के पास एक फ़ायर एक्सटिंग्विशर होना चाहिए कम से कम। तो वो उसको चलाना कैसे है, फायर एक्सटिंग्विशर होता क्या है, या इसी तरह जैसे जो कॉमन फायर्स है एलपीजी बेस्ड या इलेक्ट्रिक करंट बेस्ड, जैसे शॉर्ट सर्किट का काफ़ी ज़्यादा हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम फायर अवेयरनेस प्रोग्राम में कवर करते हैं और मैं लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इन फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और मैं समझता हूँ कि उन अवेयरनेस प्रोग्राम से ही जो फायर इंसिडेंट्स मैंने अभी बताए 2200 के आसपास है, जो कि 20-30% कम है पिछले सालों के कंपैरिजन में, तो मैं समझता हूँ उन्हीं अवेयरनेस प्रोग्राम्स की वजह से कम होगा। आकिब साहब, अगर हम देखेंगे जो आपकी टीम है, हमेशा फायर जहाँ पे भी फायर इंसिडेंट होते हैं आपकी टीम वहाँ पे होती है। फायर ख़त्म होने के बाद एक इंक्वायरी आप बिठाते हैं, क्या लगता है क्या वजह होती है जो ये फायर से मैक्सिमम वजह क्या होती है? अगर हम इन्वेस्टिगेशन जो फायर इंसिडेंट के बाद जनरली हम करते हैं तो उसमें जनरली जो 90% ऑफ द टाइम्स जो हमें कॉज मिलता है वो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट ही होता है। बाकी जो एलपीजी लीकेज के कारण या किसी और चीज़ के कारण, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेजर कॉज है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट है। खासकर मैं अभी बताना चाहूँगा, जैसे विंटर चल रहे हैं तो वोल्टेज काफ़ी कम रहती है, तो उसकी वजह से जो हमारी वायरिंग काफ़ी पुरानी होती है, उसमें इंसुलेशन कहीं जगह आप देखेंगे ब्रेक डाउन हुआ होता है, तो वो वायर फिर उतनी ज़्यादा करंट कैरी नहीं करती और विद द रिज़ल्ट वो हीटअप होती है और उसकी वजह से भी जो है आग की वारदात नमूदार होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट है यही एक मेन रीज़न है। तो लोगों से यही गुजारिश है कि आप अपने घरों का इलेक्ट्रिकल ऑडिट भी कराएं, आप एनुअली चेक करें, मंथली चेक करें कि क्या हमारी जो वायरिंग है क्या उसकी इंसुलेशन ठीक है या वो ब्रेक हुई है। अगर वो ब्रेक हुई है देन इट्स वेरी डेंजरस। और जब भी आप घर से बाहर निकले, प्लीज़ आप मेन स्विच जो है उसको ट्रिप ऑफ करें। आकिब साहब, अगर देखेंगे रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स के साथ साथ जो कमर्शियल स्ट्रक्चर हैं वो भी डैमेज होती है। क्या आपके डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ ऐसा है कि उनको एनओसी लेनी पड़ेगी आपके डिपार्टमेंट की, ताकि वो जो फायर इंसिडेंट्स हैं उनसे वो बच सकें? बिल्कुल, हमारी रेजिडेंशियल के लिए तो एनओसी की ज़रूरत नहीं पड़ती अभी के लिए, लेकिन जितने भी बाकी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें कमर्शियल बिल्डिंग्स आती है, होटल्स आते हैं, हॉस्पिटल्स आते हैं, सब के लिए, जो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, उनको हमारा एक ऑनलाइन पोर्टल है singlewindow.jk.gov.in। उसमें जो बिल्डिंग प्लान के साथ साथ और भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, तो उसके बाद वहाँ पे हमारी टीम जाती है,
वो चेक करती है कि आपके पास कौन से फायर सेफ्टी रिकमेंडेशंस हम उनको देते हैं, तो उनको कौन से रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद जब वो चीज़ें लगाते हैं, जो उनका फिक्स्ड फायर फाइटिंग सिस्टम होता है, तो उसके बाद फिर से टीम ये चेक करने के लिए जाती है क्या उन्होंने वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की। और जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेटिस्फाई होती है कि हाँ इन्होंने लगभग फायर सेफ्टी रिकमेंडेशंस इम्प्लीमेंट किए हैं, तो तब जाके उनको हमारी तरफ से एनओसी इशू होती है। क्या कोई मैकेनिज्म है ऐसा कि किसी भी जो इदारियां हैं उनको सरप्राइज इंस्पेक्शन किया जाए आपकी तरफ से? नहीं, अभी हमारा जो है एनफोर्समेंट विंग नहीं है। जैसे कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनका एनफोर्समेंट पावर्स होते हैं, जैसे फूड सिविल सप्लाईज हो गया या और भी डिपार्टमेंट्स हैं। तो अभी हमारा वैसा कुछ नहीं है। अभी जो गवर्नमेंट या प्राइवेट एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जब वो एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं, ओनली देन वी गो टू देयर प्लेस एंड डू द फायर ऑडिट एंड वी इशू रिकमेंडेशंस। आकिब साहब, अगर हम देखेंगे हमारा डाउनटाउन है काफ़ी कंजेक्टेड है, काफ़ी सारी बिल्डिंग्स हैं आपस में जुड़े हुए, किस तरीके से आपको चैलेंज होता है वहाँ पे जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है? देखिए, डाउनटाउन एरिया जो है पूरी सिटी में सबसे हाईली वल्नरेबल एरिया है। इसका रीज़न भी है कि हमारे जो वहाँ पे फायर सेफ्टी गैप जो एक मैंडेटरी होता है, वो वहाँ पे मिसिंग है। और जो वहाँ पे स्ट्रक्चर्स है, काफ़ी पुराने मकानात हैं वहाँ पे, तो काफ़ी ज़्यादा लकड़ी का इस्तेमाल होता है और उनमें वुड स्लैब नहीं होता, कंक्रीट स्लैब जिसका एक फायर रेजिस्टेंस होता है। तो इंस्टेंटली जब कहीं पे खुदा न खास्ता वहाँ पे आग लगती है, तो वो इमीडिएटली विद इन मिनट्स वो बाकी मकानों में भी ट्रांसफ़र होता है। तो इसके साथ साथ जो वहाँ पे लेन्स है काफ़ी कंजेस्टेड है, तो वहाँ पे कई बार हमने डे टाइम्स में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, जब वहाँ पे रॉन्ग पार्किंग की शक्ल में व्हीकल्स हमने देखे हैं, तो उनको हटाने में काफ़ी टाइम लगा है। तो लोगों से वहाँ पे भी रिक्वेस्ट है कि आप जब भी गाड़ी पार्क करें, तो उनके लिए आप अलग से एक पार्किंग स्लॉट्स आइडेंटिफाई करें। और जो आपके मकानात है, ऑल्दो नए मकानात में हम कंक्रीट का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीज़ें भी देखनी है कि जैसे हम लकड़ी का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, खासकर जो हमारा ट्रस है वो लकड़ी का होता है, तो उसमें अगर आप फायर सेफ्टी गैप नहीं रख सकते, तो कम से कम फायर इंजीनियरिंग में एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं फायर सेपरेशन वॉल या फायर बैरियर। तो वो जनरली आपने देखा होगा कि जो आग है वो जो इसी ट्रस में लगती है और ट्रस के थ्रू ही वो स्प्रेड होती है। तो अगर हम एक काम करेंगे कि एक फायर वॉल रखेंगे इंटरफेस में, जो राइट फ्रॉम द फाउंडेशन हम लेंगे टू द रूफ लेवल और रूफ पे उसको एक्सटेंड करेंगे, ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता एक मकान इन्वॉल्व हुआ है तो उसको दूसरे मकान में स्प्रेड करने से हम रोक सकें। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और तीसरी चीज़ मैंने जनरली देखी है वहाँ पे कि लोगों का इंटरवेंशन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो उन लोगों से भी गुजारिश है, क्योंकि हमारे जो जवान हैं वो ट्रेनिंग लेते हैं फ्रॉम रिप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया, उसमें जैसे नेशनल फायर सर्विस कॉलेज है, वो खाली इंडिया में मशहूर नहीं है, पूरे एशिया में है। वहाँ से हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो दे आर ट्रेन्ड इन देयर प्रोफेशन और दे आर प्रोफेशनल्स इन देयर वर्क। तो मैं समझता हूँ कि वो अपना काम बखूबी जानते हैं। लोगों को भी हम पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। आकिब साहब, कहीं न कहीं हमें ये भी देखने को मिलता है जब कहीं पे भी फायर इंसिडेंट होता है, वहाँ पे अगर थोड़ी-सी भी देरी हो जाती है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस को पहुँचने में, लोगों का अप्रोच थोड़ा-सा ठीक नहीं होता। क्या आप किस तरीके से आप इसको हैंडल करते हैं उस टाइम? बिल्कुल, बिल्कुल। हमें कई बार क्या होता है कि जब फायर इंसिडेंट होता है, तो कई बार जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोगों को पता नहीं होती किस नंबर पे कॉल करना है, या कई बार लोग खुद फायर फाइटिंग अटेम्प्ट करते हैं। जब उनको लगता है कि सिचुएशन हैज़ गॉन आउट ऑफ कंट्रोल, उसके बाद वो फायर सर्विस को इत्तला देते हैं। या रास्ते में जब हमारी गाड़ी निकलती है, तो कुछ लोग साइड नहीं छोड़ते, या जब हम स्पॉट पे पहुंचते हैं वहाँ पे रॉन्ग पार्किंग्स होती है। तो इस प्रोसेस में टाइम लैप्स हो सकता है। तो लोगों को भी ये चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। हमें एज अ शहरी हमारी भी जिम्मेवारियाँ है। अगर हम फायर टेंडर को रास्ता देंगे, हम फायर सर्विस के काम में दखल नहीं देंगे, हम इनफैक्ट उनसे कोऑपरेट करेंगे, क्योंकि हम जिस जगह जाते हैं वो हमें वाटर सोर्सेज दिखाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अगर लोगों का कोऑपरेशन रहा, तो मैं समझता हूँ इट विल मेक आवर जॉब ईजियर एंड इट विल अल्टीमेटली लीड टू लेस लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। क्या क्या अवेयरनेस प्रोग्राम में आप लोगों को ये बताते हैं किस तरीके से हमें हैंडल करना चाहिए जब किसी जगह आग लगती है, फायर एंड इमरजेंसी को टाइम लगेगा थोड़ा-सा वहाँ पे पहुँचने के, किस तरीके से तब तक वो इस चीज़ को इस पे काबू पाएँगे? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे जो अवेयरनेस प्रोग्राम हैं, फायर प्रिवेंटिव
लाइफ सेफ्टी या फायर प्रोटेक्टिव मेजर्स के साथ साथ हम लोगों को ये भी डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि हम स्पॉट पे हम फायर इंसिडेंट के टाइम कैसे स्टेशन से बाहर निकलते हैं, हम वहाँ पे पहुँच के हम किस मशीनरी का यूज़ करते हैं, हम होज़ कैसे ले करते हैं, हम फायर फाइटिंग में जो ब्रांच होल्ड करते हैं उसका डेमो देते हैं। वो इस वजह से देते हैं क्योंकि जैसे एक होज़ को पकड़ना इट्स सेल्फ अ चैलेंज, तो उसमें भी टेक्निक्स होती है। तो वो टेक्निक समझाने के लिए लोगों को, बिकॉज इट्स नॉट अ चाइल्ड्स प्ले, कोई भी इसको पकड़ नहीं सकता, उसके लिए टेक्निक्स होती हैं। तो यही चीज़ें लोगों को समझाने के लिए हम फायर अवेयरनेस प्रोग्राम्स में इन चीज़ों का भी एडिशन करते हैं। सेफ्टी ऑफिसर्स की बात करें, जो भी कमर्शियल बिल्डिंग्स है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या नॉन, वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर की ज़रूरत है, लेकिन कश्मीर में वो एब्सेंट है। क्या वजह है? किस तरीके से आप गवर्नमेंट को बोलेंगे वो सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए? देखिए, वो गवर्नमेंट का काम नहीं है। अगर मैं बात करूं बाहर जो भी स्टेट्स है, जैसे कर्नाटका की मैं बात करूं, दिल्ली की मैं बात करूं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स होती है जिनकी हाइट 15 मीटर से ज़्यादा होती है। और हमारा नेशनल बिल्डिंग कोड भी बताता है कि अगर आपकी बिल्डिंग 15 मीटर से ज़्यादा है तो आपको एक सेफ्टी ऑफिसर होना चाहिए। क्यों ये सेफ्टी ऑफिसर इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि सबसे पहले तो उसको ये इंश्योर करना है कि जो फायर फाइटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल किया है हमने वहाँ पे, लेकिन उसके साथ साथ इनकी ऑपरेशन, इनकी मेंटेनेंस ये भी बहुत ज़रूरी है। हमने कई बार देखा है कि लोगों ने इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया जो हमने फायर सेफ्टी रिकमेंडेशंस उनको इशू की, लेकिन बाद में हमने देखा कि उनके फायर एक्सटिंग्विशर्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एक्सपायर हुए या उनका जो सिस्टम है इनबिल्ट फायर फाइटिंग सिस्टम वो डिफंक्ट हुआ। तो ये काफ़ी ज़रूरी है, खासकर जो हाई राइज बिल्डिंग्स यहाँ पे अब डे बाय डे क्योंकि टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है तो हाई राइज बिल्डिंग्स भी बनती है, कमर्शियल कम्प्लेक्स भी बनते हैं, तो उनमें फायर सेफ्टी ऑफिसर का होना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो कस्टोडियन होता है उस एस्टैब्लिशमेंट का, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ के लोग हैं, उनके लिए आपकी मैसेज क्या होगी? किस तरीके से अपने आप को इस फायर इंसिडेंट से बचाएं? देखिए, मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी लोगों से कि अभी जैसे विंटर चल रहा है, हम काफ़ी एक्सेसिव यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल गैजेट्स का या जो एलपीजी बेस्ड गैजेट्स का या और भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स का। तो लोगों को चाहिए कि जो फायर सेफ्टी के हवाले से डूज़ एंड डोंट्स है, सेफ्टी प्रिकॉशंस हैं, उनका खास ध्यान रखें। कई बार हम उनका एक्सेसिव यूज़ करते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं कि उनके साथ भी डूज़ एंड डोंट्स होते हैं। तो लोगों से यही गुजारिश रहेगी, आप उन डूज़ एंड डोंट्स पे अमल करें ताकि जो फायर इंसिडेंट्स है, खासकर जो विंटर सीजन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, उनमें रुकावट आए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।